डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। 11वीं क्लास इतिहास अध्याय नंबर 1 चल रहा था। पहले जो आपको पढ़ाया मैं आश्वस्त हूँ आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो होमवर्क के रूप में उसे कंप्लीट करना है, जिसमें आप पढ़ चुके हो प्रारंभिक मानव का उद्भव, प्रारंभिक मानव से आधुनिक मानव की उत्पत्ति, आधुनिक मानव के बाद में आधुनिक मानव के रहवास, खान पान, और खान पान के बाद आप पढ़ चुके हैं शिकार के माध्यम, किस प्रकार वो प्राप्त करते थे शिकार की प्रक्रिया, और उसके बाद आप पढ़ चुके हो वह पेड़ों से गुफाओं में आया, और गुफाओं से किस में आया, जंगलों पर कैसे पहुंचा, जंगलों में रहवास अपना कैसे बनाया। ये इतना मैटर फर्स्ट लेसन का आप पढ़ चुके हो, यानी आधुनिक मानव, प्रारंभिक मानव से आधुनिक मानव की कहानी। आज हम पढ़ेंगे जो मानव है वो संप्रेषण एवं संचार के कौन कौन से माध्यम हैं उनके, है ना, यानी उसकी भाषा और उनकी कला क्या थी, किस प्रकार इनकी भाषा, आधुनिक मानव की जो भाषा है और उनकी कला है उसका संप्रेषण हुआ, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन इन संप्रेषण, संप्रेषण क्या है और संचार क्या है ना। तो संप्रेषण की यदि बात करें हम, संप्रेषण से तात्पर्य है अब एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है उसे हम संप्रेषण कहते हैं। यानी जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं वह बात यदि आपको हूबहू वैसी की वैसी पहुंच जाती है उसे हम कहते हैं संप्रेषण, है ना। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का नाम है संप्रेषण। अब संप्रेषण के माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, है ना। संप्रेषण के माध्यम संचार के माध्यम हो सकते हैं। एक व्यक्ति जैसे मान लो संचार के साधनों की बात करें तो वर्तमान में आपके पास ये वीडियो बनाकर भेजे जा रहे हैं, आप घर बैठे आराम से लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हो, ये संप्रेषण का माध्यम है ना। संचार हो सकता है। संचार की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टीवी है, रेडियो है, पत्र पत्रिकाएं हैं, इनके माध्यम से क्या होता है, ये सब संचार के साधन है, यानी संप्रेषण है। एक व्यक्ति की बात दूसरों तक बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, और जो बात कहना चाहता है वो कि वो बात अगले तक पहुंच जाए, उसे हम संचार कहते हैं। और संचार का प्रारंभ यदि बात करें, प्रारंभिक संदर्भ की बात करें तो संचार के माध्यम पहले हुआ करते थे जानवर से कागज लिखकर, या उससे भी पहले हुबिया हुआ करते थे। हुबिया मतलब होते थे एक व्यक्ति जो बहुभाषी था, बहुत सारी भाषाओं को जानकार था, और उसको भेजा करते थे संदेश के रूप में, संप्रेषण के रूप में। वो वहां जाकर अपनी बात बताता था, कहता था, जैसा उन्होंने कहा है वैसा का वैसा वो अगले तक पहुंचाने का काम करता था, उसे संप्रेषण कहा गया था। फिर थोड़ा परिवर्तन आया, फिर और परिवर्तन आया, मोबाइल का आविष्कार हो गया, टेलीफोन का आविष्कार हो गया, ऑनलाइन क्लासें हो गई, ऑनलाइन वीडियो होने लग गए, ऑनलाइन बातें होने लगी, ये सब क्या है, संप्रेषण के माध्यम है। तो हम आज पढ़ेंगे कि इस कहानी तक मानव कैसे पहुंचा। आज जो हम संप्रेषण कर रहे हैं इस तक कहानी तक कैसे पहुंचा, तो संचार के माध्यम इनके क्या रहे होंगे। संचार हो गया, भाषा इनकी कैसी थी और कला क्या थी, ठीक है। तो देखो, जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, बहुत सारे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है, भेड़ है, सरफ है, जानवर बहुत सारे हैं, और मनुष्य भी एक जानवर ही है। अन्य प्राणियों से उसे पृथक करने वाली यदि बात है तो वह है भाषा, यानी वही बोल सकता, बोल तो और भी सकते हैं लेकिन उनकी भाषा समझ में नहीं आ सकती। जैसे जानवर भी बोलते ही हैं, उनकी भाषा अलग है बोलने की। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है, अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा, है ना। भाषा है, भाषा के विकास में कई प्रकार के मतभेद हैं, है ना, कि इस भाषा का उद्भव कैसे हुआ, पहली बार ये शब्द आज जो पढ़ रहे हो ये कैसे बने, इनके बारे में विद्वानों में मतक्य का अभाव पाया गया है, या यूं कहें विवाद का विषय रहा है ना। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि मनुष्य, ये आप अच्छी तरह जानते हो, जितने भी प्राणी इस जगत में हैं, पूरी सृष्टि पर जितने भी प्राणी जीवित हैं, उन जीवित प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति है, यानी सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी है मानव है, क्योंकि उसको भाषा आती है, बोलना आता है, अपनी भाषा दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम। ये कैसे आया, तो देखो सबसे पहले आया होमिनिडो। आप पढ़ चुके हो, पहला मानव बना होमिनिडो, है ना। होमिनिडो वर्तमान स्वरूप में कैसे आया, तो होमिनिडो भाषा में अंग विक्षेप,
है ना। होमिनिडो, ऐसा माना जाता है कि होमिनिडो जो है वो अंग विशेष अवशेष का मतलब है, अंग विक्षेप का मतलब है, अंग विक्षेप यानी हाव भाव से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता था। जैसे आज के टाइम में यदि आप बात करें तो बंदर आपने देखे होंगे, है ना, देखे ना बंदर, और बंदर अपनी बात जो है एक दूसरे को, क्योंकि वो प्रारंभिक मानव की ही श्रेणियां हैं, बंदर भी चिंपांजी भी, तो प्रारंभिक जो मानव था उसमें सबसे पहले होमिनिडो, और होमिनिडो ने हाव भाव विक्षेप, है ना, हाव भाव विक्षेप का मतलब है हाव भाव से अपने जैसे हाथों का इशारा किया, है ना, इशारे के बाद में उनको बुलाने का काम, पहले काम ऐसा किया होगा, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने हाव भाव से एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक किसी प्रकार की बात पहुंचाने का कार्य किया था, है ना। होमिनिडो ने क्या किया था, अपने हाव भाव से एक व्यक्ति के पास जो साधन थे, यानी हाव भाव से जैसे जैसे अपने पास बुलाने का काम सीखा, तो ये हाव भाव हो गया ना, संप्रेषण हो गया कि भाई ये मेरे को बुलाना चाह रहा है, ऐसे इशारा किया, तो बुलाने का काम सबसे पहले सीखा होगा, ऐसा माना जाता है। पहला तो हो गया होमिनिडो। दूसरे विचारक कहते हैं कि होमिनिडो में हाव भाव के संचालन हुआ, उच्चारित भाषा में सबसे पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक शब्दों का संचार हुआ होगा। सबसे पहले तो हाव भाव होमिनिडो में हुआ, और उसके बाद में गाने, है ना, और गुनगुनाने वाले शब्द हुए, गुनगुनाने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ होगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसे किसी प्रकार की कोई भी भाषा नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे वो वृद्धि करता है, और उसके अनुसार उसे थोड़ी थोड़ी भाषा, कुछ शब्द जैसे चिल्लाना, रोना, ये चीज़ें आती है ना, उसे रोना आ जाता है, चिल्लाना आ जाता है, इशारा करना आ जाता है, वो आप आंखें उठाकर आपसे आंख से बात करना आ जाता है उसे, धीरे धीरे, है ना, आंखों से बात कर रहा है, पहले उससे हंसने के लिए हम यदि कहते हैं तो हंसने की बात आ जाता है, उसको हंसाते होता है ना। तो सबसे पहले होमिनिडो जो था, मानव जो था, प्रारंभिक अवस्था का जो मानव था, उसने हाव भाव किया होगा। हाव भाव के बाद में उनमें क्या परिवर्तन आया, थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, तो उन्होंने गाना या गुनगुनाना चालू किया, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, गाने गाना है, गुनगुनाना है, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों को उच्चारित करना सीखा होगा, है ना। और उसके बाद मनुष्य की वाणी का प्रारंभ ऐसा माना जाता है। तीसरी प्रक्रिया में सबसे पहले तो होमिनिडो है वो हाव भाव का आविष्कार हुआ, हाव भाव में फिर कई वर्ष लग जाते हैं। हाव भाव की प्रक्रिया के बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा गुनगुनाना सीख लिया था, गाने सीख लिए थे, गाना गाना हूँ हाँ ऐसा करना सीख लिया था। और उसके बाद नया स्वरूप आया, मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आहान या बुलावे की क्रिया से हुआ, जैसे नर वानर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था, और धीरे धीरे ये ध्वनियाँ आगे चलकर क्या बन गई भाई, भाषा बन गई। यानी प्रारंभिक चरण में उन्होंने हाव भाव का प्रयोग किया होगा, ऐसा माना जाता है। 3 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। गुनगुनाया होगा प्रारंभ में, गुनगुनाने के बाद में छोटे छोटे स्वरों का प्रयोग किया होगा, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। जैसे हम पहली क्लास में बच्चे का जब एडमिशन लेते हैं तो उसे पहले ए सिखाया जाता है, आ सिखाया जाता है, उसके बाद 2-2 शब्दों को जोड़कर तो उन्होंने एक एक शब्द यानी एक एक अक्षर, एक एक ध्वनि सीखी होगी। ध्वनि के बाद में शब्द स्वर बने होंगे, स्वरों के बाद में भाषा बनी है। ऐसे धीरे धीरे इनका कर्मोद्गत विकास हुआ है। किसका? आधुनिक मानव का, यानी आधुनिक मानव वर्तमान समय तक जिस गति से पहुंचा है उसका। उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, इसके बारे में अलग अलग विद्वान हैं, वो अभी भी मतज्ञ का अभाव, क्योंकि उस टाइम कोई भी जानता नहीं था कि इतने साल बाद में, यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है केवल कि भाई इतने समय पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी, भाषा की उत्पत्ति हुई होगी, विचार, आहार, व्यवहार की उत्पत्ति हुई होगी, है ना। तो होमे हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं थी जिनके कारण उसे बोलना संभव हुआ। ऐसा माना जाता है कि पहला मानव जो था उसके मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं थी, अन्य जानवरों से उसे वो पृथक करती थी, और वो धीरे धीरे कुछ शब्दों का प्रयोग करना जान गया था या बोलना जान गया था। संभवतः आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व, है ना, 20 लाख पूर्व ऐसा हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तन के अलावा स्वरतंत्र बढ़ा। स्वरतंत्र मतलब धीरे धीरे शब्दों का उच्चारण है वो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गया था, स्वरतंत्र बढ़ा। और स्वरतंत्र का विकास लगभग आज से 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा होगा, है ना। आधुनिक मानव आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व तो क्या हुआ था, मस्तिष्क में एक परतंत्र होता था जिससे वो बोल सकता था।
और दूसरा था मनुष्य के हृदय के साथ ही साथ एक अन्य प्रकार की गतिविधियों की बात करें हम तो मस्तिष्क के बाद में मस्तिष्क का आकार बढ़ा और जिसके तहत वो 20 आज से लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व मानव ने बोलना लगभग सीख लिया होगा। और तीसरी बात ये सुझाव दिया जाता है भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व तक विकसित हुई उच्चारित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ गया था। यानी बोलने के साथ ही साथ वो कला का भी प्रयोग करने लग गए थे। यानी भाषा और कला दोनों साथ साथ, कला का मतलब होता है संचारित करना, निर्माण कार्य करना, विकसित करना, है ना, सृजनात्मक शक्ति लाना, ये सब कला के कार्य हैं। तो आप तो कला ही पढ़ रहे हो, टेक्निकल चीज़ें ही पढ़ रहे हो, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं वो आधुनिक मानव में धीरे धीरे पनपने लगी। उच्चारित भाषा विकास घनिष्ठ रूप से जुड़ा क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी संचार अभिव्यक्ति के माध्यम है ना। जैसे चित्रांकन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से इन्होंने चित्र यानी कला चित्रांकन भी चालू कर दिया था बोलने के साथ साथ, क्योंकि जो सीधे आप बोलना नहीं चाह सकते हैं, जैसे मान लो कोई गूंगा आदमी है ना, अब जैसे गूंगा आदमी स्पेशल उनके लिए अध्यापक होते हैं तो वो उनकी भाषा कैसी होती है, संचार के माध्यम होते हैं, वो लिख सकता है या कोई चित्र बना सकता है, तो ऐसी चीज़ें उस टाइम रही होगी। तो बोलना या यूँ कहें भाषा और चित्रांकन या भाषा या कला दोनों एक साथ रहे होंगे ऐसा माना जाता है। फ्रांस में स्थित लेक्सोस के सोवे की गुफाओं में स्पेन स्थित अल्टामिर की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियाँ हमें देखने को मिलती हैं, है ना, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमें चित्रांकन मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं भैया? फ्रांस में तो लेक्स फॉक्स जो जगह है और इसके अलावा अल्टामीरा की जो गुफा है वहाँ पर, ये अल्टामीरा तो आपको मैंने पहले पढ़ाई दिया है, एक जो विद्वान था उसकी बच्ची ने बताया था पापा को कि भाई वो खुदाई का जो कार्य कर रहे थे उस दौरान वो उनके पास चिल्लाते हुए गई कि आपके इसमें चित्रांकन है, तो पहली बार उसे मिला। उसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ चित्र हैं एक साथ खोजने का प्रयास किया, एक साथ जोड़ने का काम इन्होंने चित्रांकन की पद्धति को अपनाने का किया था। ठीक है, तो चित्रांकन की प्रक्रिया उस दौरान प्रारंभ हुई थी और उस दौरान लगभग 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाए गए जैसे गोरों, घोड़ों, साकीन, हिरणों, मेमनों यानी विशालकाय जानवरों, गेंडा, शिकार, भालू, तेंदू, लकड़बग्गा, हिरण आदि के चित्र बने हुए हमें मिलते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के चित्र मिलते हैं, लेकिन जितने चित्र मिले उनके सामने हमारे उतने ही ज़्यादा सवाल पैदा हो गए, है ना। जो चित्र हमें मिले हैं, चित्रों के माध्यम से हम कला के माध्यम से हम ये बात महसूस करते हैं कि जो हमें चित्र मिले हैं उन चित्रों से एक नया सवाल हमारे सामने आता है, नया सवाल एक विकसित होता है। तो इन चित्रों में क्या क्या है, पहला प्रश्न हमारे सामने आता है। उदाहरण स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में ही जो चित्र मिले हैं, तो दूसरा प्रश्न मान लो जहां चित्र मिले, अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि चित्र जो मिले वो एक क्षेत्र में मिले, एक में क्यों नहीं मिले? प्रश्न आ गया ना। विवाद किसी भी विषय पर बना लो। दूसरा विवाद कि जहां चित्र मिले हैं वहां केवल स्त्रियों या पुरुषों के चित्र ज्यादा मिले हैं, जानवरों के साथ अकेले शिकार करते हुए पुरुष का चित्र मिला है, जबकि महिलाओं को समूह के रूप में चित्रांकन यानी पुरुष का अकेले का मिला है, जबकि महिलाओं का कैसे मिला है? समूह के रूप में चित्रांकन मिला, अकेले महिलाओं का चित्र नहीं मिला। ऐसा क्यों? किसी भी शब्द के आगे क्यों तो लगा ही सकते हो, ऐसा क्यों हुआ? या मतलब इन्होंने जो चित्रांकन किया है वो उतनी ही दूर तक किया है जहां तक भाषा पहुंच सकती है ना, यानी वो बोल सकते थे, उतनी दूर तक चित्रांकन क्यों किया? गुफा तो और भी आगे थी, आगे चित्र क्यों नहीं बनाए? ऐसे हमारे सामने कई प्रश्न यानी चित्रों के माध्यम से कई प्रश्न ऐसे हुए हैं। इन प्रश्नों ने अनेक स्पष्टीकरण दिए बाद में, है ना। इन जैसे ही प्रश्न आया कि भाई ये जो चित्र है, तो अब प्रत्येक का चित्र का स्पष्टीकरण तो देखने को मिलेगा ही। पहली बात, यदि मान लो ऐसा मानते हैं चित्र हमारे सामने, पहला प्रश्न ये है क्योंकि जीवन में शिकार का महत्व है, यानी पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि भाई मनुष्य में जो चित्रांकन जो है ये चित्र क्यों बनाए गए? जानवरों की। तो जानवरों को ऐसा प्रतीत होता है या हम ऐसा मान सकते हैं या हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जानवरों का चित्र बनाए जाने का मुख्य कारण क्या रहा होगा भाई? मुख्य कारण ये रहा होगा कि शिकार का महत्व है और वो मतलब जब चित्र बनाकर शिकार करते थे तो पहले वो ट्रेनिंग ले लेते थे, ऐसा मान सकते हैं, या अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कि वो शिकार में अव्वल रहें, वो अग्रणी रहें, तो उन्होंने चित्र बनाए होंगे, ऐसा अनुमान हम लगाते हैं। दूसरा, मान लो पुरुषों के ही ज्यादा चित्र मिले, महिलाओं के नहीं मिले हैं, तो आज के टाइम में जैसा होता है
है ना। भारत पुरुष प्रधान समाज है जहां पुरुषों को बाहर का काम करना होता है और महिलाएं घर के अंदर का काम करती हैं। तो उसी प्रकार उस दौरान भी ऐसा रहा होगा कि वे पुरुष हैं वही शिकार का कार्य करेंगे, महिलाएं शिकार का काम नहीं बल्कि घर में खाना बनाने रहा, ऐसा हुआ होगा। यानी स्त्रियों की दशा उस दौरान वहाँ के समाज की दशा है, स्त्रियां घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रही होंगी, ऐसा मान सकते हैं। भाषा जहां तक पहुंचती है, ऐसे चित्र मतलब प्रश्न आया कि जहां तक भाषा हमारी पहुंचती है वहां तक चित्र बनाए गए, इसका मतलब ये हुआ कि उनके आगे या तो वो रहे नहीं होंगे या भाषा जिस प्रकार से है उस प्रकार से उन्होंने चित्रांकन किया होगा। ये सब प्रश्नों के उत्तर है। तो देखो इसमें चूंकि जीवन में शिकार का महत्व, इसलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। धर्म के मामले में वो अच्छी हैं, धार्मिक क्रियाओं, रस्मों, जादू टोना से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिली होगी, है ना। पहली बात कि चित्रांकन क्यों किया इन्होंने, तो चित्रांकन करने का मुख्य कारण हम ये मान सकते हैं, आज के टाइम की यदि बात करें तो चित्र का शिकार का बड़ा महत्व होता था। धार्मिक क्रियाओं के रूप में शिकार को विशेष माना जाता था, है ना। इसलिए इन्होंने चित्रांकन का काम किया होगा, ऐसा मानते हैं। धार्मिक क्रियाओं, रस्मों, जादू टोना से जुड़ी होती थी, शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी। और एक ऐसी रस्म होती होगी जिसको पूरा करने के बाद ही व्यक्ति अपने आप को मजबूत या अच्छा समझता था, ऐसा मानते थे, है ना। दूसरी बात, दूसरा स्पष्टीकरण यह दिया जाता, शायद गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे समूह मिलते थे, इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता वहां से समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते थे, इसलिए चित्रांकन करते थे। मतलब अलग अलग उपाय, यानी एक समूह के रूप में लोग रहते थे, अलग अलग रहते थे, वो एक जगह आए और सामूहिक रूप से वो शिकार करना चाहते थे। इससे पहले उन्होंने चित्र बनाए होंगे, ऐसा माना जाता है या ऐसा प्रतीत होता है। इसके अलावा शिकार के तरीके और तकनीकी पर भी चर्चा करते हैं। ये चित्रकारी आगे वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों को जानकारी दे या जो चीज़ें बनाई है उनको आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचा सके, इसलिए इन्होंने ऐसा बनाया होगा संप्रेषण का माध्यम। और आदिकालीन समाज के बारे में उपरंत जो मिला है उसे पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मानव जो है सबसे पहले किस प्रकार बोलना सीखा, उनका संप्रेषण का माध्यम क्या हुआ था, और संप्रेषण के साथ ही साथ कला की दृष्टि में भी वो अग्रणी था। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क कैसे स्थापित हुए।